गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम CFT के अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कौन कौन से हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ज्योमेट्री एंड कलर प्रॉपर्टीज़। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि CFT के आधार पर संकुल यौगिकों की ज्योमेट्री की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि धातु आयन के आकार और आवेश और लिगेंड की स्ट्रेंथ और आकार के आधार पर डी कक्षकों के विभाजन की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा डेल्टा निर्भर करती है। यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो केंद्रीय धातु आयन के आकार और आवेश और लिगेंड की स्ट्रेंथ और आकार पर निर्भर करती है। और जो CFSE यानी कि डेल्टा के मान पर ही संकुल यौगिक की ज्योमेट्री निर्भर करती है। ठीक है, तो अधिकांशतः जहाँ तक संभव हो सके धातु आयन अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स ही बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनने में 6 धातु लिगेंड बॉन्ड बनते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर जो आपके लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु आयन की ओर प्रॉपर रूप से अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनने के असफल प्रयासों में ही वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि D8 विन्यास वाले धातु आयन के संपर्क में यदि अत्यंत प्रबल लिगेंड आए तो dz² कक्षक की ऊर्जा जो है वो dx² - y² कक्षक की तुलना में कम हो जाती है। फलतः इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है और dx² - y² कक्षक क्या रह जाता है, रिक्त रह जाता है। ठीक है, तो रिक्त dx² - y² कक्षक की चारों पालियां यानी कि +x, -x, +y और -y अक्षों की ओर अभिविन्यासित होती है। फलतः इन चारों अक्षों से जो है 4 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास बिना प्रतिकर्षण के पहुंच जाते हैं और स्थायी वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब यदि लिगेंड बड़े आकार वाले और अत्यंत दुर्बल हो तो केंद्रीय धातु परमाणु कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला हो एवं उसके विन्यास में D0, D5 या D10 विन्यास हो, तो उसके लिए CFSE का मान क्या होता है, 0 होता है। या फिर D1 और D6 विन्यास हो तो उसके लिए CFSE का मान अष्टफलकीय संकुल में बहुत ही कम होता है। तो इन परिस्थितियों के होते हुए चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स के बनने की संभावना बनी रहती है। यानी कि हमने क्या देखा कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बनने की कोशिश रहती है केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड की, बट अगर जो है सभी परिस्थितियाँ फुलफिल नहीं हो पाती है तो वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो पहले हमने देखा कि कब वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यानी कि जब D8 विन्यास वाले धातु आयन के संपर्क में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए, तो इस स्थिति में dz² कक्षक की ऊर्जा कम हो जाती है dx² - y² की तुलना में, और जो है इनके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप dx² - y² कक्षक रिक्त रह जाएगा और dx² - y² कक्षक की चारों पालियाँ यानी कि +x, -x, +y और -y अक्षों की ओर अभिविन्यासित हो जाती है। फलतः इन अक्षों से 4 लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु आयन के पास बिना किसी रिपल्शन के पहुंच जाते हैं और स्थायी वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। ठीक है, और चतुष्फलकीय संकुल बनने की संभावना क्या होगी, जब D0, D1, D5, D6 और D10 जो है केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो, तो इस स्थिति में इनके CFSE का मान 0 या फिर बहुत कम होता है। तो इस स्थिति में जो है केंद्रीय धातु आयन जब आपके कम ऑक्सीकरण अवस्था वाली हो तथा लिगेंड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड और बड़े साइज़ का होता है तो चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर किसी भी संकुल के लिगेंड एवं केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति के आधार पर उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री की व्याख्या आसानी से हम कर सकते हैं। तो लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत यानी कि लिगेंड फील्ड थ्योरी के आधार पर कई संकुलों की डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री की भी व्याख्या की जा सकती है। फॉर एग्जांपल D9 विन्यास वाले कई कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल के स्थान पर टेट्रागोनल आकृति वाले होते हैं, जिनमें एक ही तल में स्थित 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड छोटे होते हैं, जबकि उनके जो परपेंडिकुलर 2 मेटल लिगेंड बॉन्ड होते हैं वो लंबे होते हैं। ठीक है, यानी कि लिगेंड फील्ड थ्योरी के अनुसार डी कक्षकों का जब विभाजन होता है, स्प्लिटिंग होती है, तो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कॉम्प्लेक्स स्थायी होता है। तो यदि इन EG व T2G कक्षकों का
और विभाजन हो तो संकुल का अतिरिक्त स्थायीकरण हो जाता है, यानी कि Eg और T2G कक्षकों का भी और स्प्लिटिंग हो जाती है, तो जो है कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है और इसे हम जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं। इसके अनुसार यदि जेड अक्ष पर लिगेंडों व धातु आयन की दूरी बढ़ जाए तो Eg एवं T2G कक्षकों का और विभाजन हो जाता है, यानी कि जेड अक्ष पर यदि लिगेंड और धातु आयन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो Eg और T2G कक्षकों का भी स्प्लिटिंग और अधिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर +2 आयन जो है इसका D9 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है। इसके लिए जो है स्प्लिटिंग डायग्राम को नीचे दर्शाया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि T2G सेट भी 2 भागों में बट गया है, जो है यानी कि जेड एक्सिस पर जो है लिगेंड और मेटल के बीच की दूरी बढ़ गई है, इसलिए जेड एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी घट गई है, यानी कि DYZ और DXZ की एनर्जी DXY से कम है। इसी प्रकार से DZ² की जो एनर्जी है वो DX² -Y² से कम है। ठीक है, तो इस चित्र से क्या स्पष्ट हुआ कि विन्यास में T2G कक्षकों के और विभाजन से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसके समस्त कक्षक पूर्ण रूप से क्या है, भरे हुए हैं। ठीक है, यानी कि पूरा T2G सेट भरा हुआ है। DYZ में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, DXZ में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और DXY में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मान में तो कोई चेंज नहीं होगा। इसके विपरीत Eg कक्षकों के और विभाजन से अतिरिक्त क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ DZ² में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जबकि DX² -Y² में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसलिए अतिरिक्त क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मुक्त होगी, जो कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में सहायक होगी। तो इस विभाजन से DX² -Y² कक्षक की ऊर्जा +β बढ़ गई और इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार DZ² कक्षक की जो ऊर्जा है वो -β से कम हो गई और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अतः कुल मिलाकर इस विभाजन के लिए अतिरिक्त जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान क्या आया आपके -β, यानी कि देखो -β क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज हो गई, जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को और अधिक बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, अतः D9 विन्यास वाले संकुल जो है स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए आपके विकृत अष्टफलकीय या हम बोले टेट्रागोनल आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है लो स्पिन में D7 और हाई स्पिन में D4 विन्यास वाले आयनों में DZ² कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए D4 और D7 विन्यासों वाले जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं वे जो है आकृति में डिस्टोर्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके संकुलों के चुंबकत्व की व्याख्या, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ CFT। तो अधिकांशतः संकुल यौगिक जो होते हैं यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्योंकि इनमें जो डी कक्षक होते हैं उनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर संकुलों के चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या हम आसानी से कर सकते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन से किसी भी संकुल के लिए यह ज्ञात किया जा सकता है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू CFT फॉर ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो किसी अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार विभिन्न ज्यामितियों फॉर एग्जांपल वीक लिगेंड के साथ में अष्टफलकीय संकुल, प्रबल लिगेंड के साथ में अष्टफलकीय संकुल या वर्ग समतलीय संकुल और चतुष्फलकीय संकुलों के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसे हम आसानी से CFT के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं और इसके आधार पर हम जो है मैग्नेटिक मोमेंट के अपेक्षित मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब है आपके वीक फील्ड लिगेंड में अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय संकुलों एवं जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अष्टफलकीय संकुलों के चुंबकीय आघूर्णों यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट के मान को हम नीचे सारणी में दर्शाया गया है। तो इन मानों से क्या स्पष्ट होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि से संकुलों के मैग्नेटिक मोमेंट के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक
मोमेंट का यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मान भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि वीबीटी जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के क्वांटिटेटिव व्याख्या नहीं कर पा रही थी, यानी कि चुंबकीय गुणों का मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर पा रही थी, वहाँ सीएफटी जो है मात्रात्मक व्याख्या कर पा रही है कि जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही कॉम्प्लेक्सेस में जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी, मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो किसी संकुल के लिए उसके केवल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू एस एवं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन के मध्य क्या संबंध होता है, म्यू बराबर अंडर रूट में एन गुणा एन प्लस 2 बोर मैग्नेटोन या डिबाई। ठीक है, तो यहाँ देखें कि जो है अगर डी कक्षकों में केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ एन का मान हम 1 रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 1.73। इसी प्रकार से जो है एन का मान 2 रखेंगे, यानी कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो आपके मैग्नेटिक मोमेंट का मान 2.83 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एन का मान 3 रखने पर म्यू का मान आ जाएगा 3.87। इसी प्रकार से अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपके 4.90 और 5 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी कि एन का मान 5 रखने पर म्यू का मान क्या आ जाएगा 5.92। इसी प्रकार से अगर D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटकर 4 रह गई है, यानी कि एन का मान 4 हो गया है। इसी प्रकार से D7 में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटकर 3 रह गई। D8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, D9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और D10 में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का मान क्या हुआ 0। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रबल लिगेंड क्षेत्र में अष्टफलकीय संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्णों के मान का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो है पेयरिंग एनर्जी का मान जो है कम होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है पेयरिंग हो जाती है, बजाय कि जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस जो है यानी कि जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम में आ रहा है यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी तो कम है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि डेल्टा ओ का मान ज़्यादा होता है, इसलिए पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, यानी कि T2G सेट में ही पेयरिंग हो जाएगी। D1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, D2 में 2, D3 में 3, फिर D4 में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो ये EG में न जा कर के जो है T2G सेट में ही इसकी पेयरिंग होगी। इसी प्रकार से D5 इलेक्ट्रॉन की भी T2G सेट में पेयरिंग हो जाएगी। फिर D6 इलेक्ट्रॉन यानी कि छठे इलेक्ट्रॉन की भी T2G सेट में ही पेयरिंग होगी। फिर D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो EG कक्षकों में प्रवेश करेगा। D8 कॉन्फ़िगरेशन में 8वां इलेक्ट्रॉन जो है वो EG में प्रवेश करेगा और D9 और D10 में इनकी भी पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ से नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे और n का मान उसमें रख करके मैग्नेटिक मोमेंट की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इन संकुलों के मैग्नेटिक मोमेंट के प्रायोगिक मान जो है इन अपेक्षित मानों के अनुरूप ही होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे K3 Fe F6 के चुंबकीय आघूर्ण का मान यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का मान अगर 5.9 बोर मैग्नेटोन है तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर इसे समझाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें देखेंगे कि K3 Fe F6 में जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उस पर चार्ज कितना है, Fe F6 -3 चार्ज है क्योंकि पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है या 3 पोटेशियम है तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे यहाँ पे चार्ज हो जाएगा -3। अब हम जानते हैं कि जो आपके मेटल और जो लिगेंड का चार्ज होता है उन सब का एल्जेब्रिक सम ही आपके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का चार्ज होता है। तो यहाँ से हम जो है मेटल का चार्ज निकालेंगे तो देखेंगे कि मेटल का चार्ज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे आपके आयरन। ठीक है, तो आयरन +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। अब हम जानते हैं कि फ्लोराइड जैसे वीक फील्ड लिगेंड में D5 विन्यास का विभाजन किस रूप में होगा, T2G3 EG2 के रूप में होता है क्योंकि फ्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है और
जो आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जिससे यहाँ पे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट का मान 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन आपको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके, इसी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे K4 Fe जो है वो आपके डायमैग्नेटिक है, परंतु K4 Fe अनुचुंबकीय है, यानी कि पैरामैग्नेटिक है। क्यों? तो इसकी व्याख्या भी हम CFT के आधार पर आसानी से कर सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता लगाकर। ठीक है।